जी हाँ दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ जाने के लिए, जिसका सहयोगी बनने के लिए नेता और बड़े बड़े नेता अपनी पार्टियों को लात मारकर बीजेपी के साथ जा रहे थे, मगर अब उसी बीजेपी की सहयोगी पार्टी अब उससे दूरी बनाने की प्लानिंग अचानक क्यों करने लगी? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी के लिए अब शाह ही मुसीबत बन गए? आखिर मोदी की मीटिंग से कैसे सहयोगी पार्टियों के सांसद गायब होने लगे? कैसे 17 सांसदों द्वारा बाजी पलटने की बात की जा रही है? और क्यों इस समय एनडीए में भगदड़ जैसी स्थिति के संकेत हैं? क्या जेनजी और इंडिया गठबंधन के तालमेल से देश के हितों पर बिना डरे लड़ने के प्लान से सरकार इस तौर पर घबरा चुकी है? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। जी हां दोस्तों, अब इसे देश की युवा शक्ति कहें या फिर इंडिया गठबंधन और विपक्षी सांसदों को जनता के आवाज बन करके निडर होकर आगे बढ़ करके सरकार से टकराने की हिम्मत, इसे जेनजी और विपक्षी सांसदों और नेताओं का बेहतर तालमेल कहें कि देश की राजनीति की धुरी ही डगमगा गई। देश की राजनीति की जो बिसात है वो बिसात इधर उधर से बिखरती हुई दिख रही है। और इसीलिए दोस्तों, इस बात का सीधा सीधा ऐलान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे किया, चंद सेकंड में जरा इसे भी सुन लीजिए। देखो, विद्यार्थियों के साथ हैं, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, हम राहुल गांधी जी हम विद्यार्थियों के साथ हैं। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई, क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों, क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो, चाहे हमारा अपोजिशन हो, हम विद्यार्थियों युवकों के साथ हैं। उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। दोस्तों, आपको बताता हूं कि कैसे शाह को लेकर अब न सिर्फ भाजपा में बल्कि एनडीए में चर्चा शुरू हो गई, जो अब से पहले कोई सहयोगी हिम्मत नहीं कर पाता था। तो ऐसे में संसद के मानसून सत्र के खत्म होने से पहले 2/3 बहुमत की तो बात ही छोड़ दी परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए। अब तो ऐसा लगता है कि 2029 तक ये सरकार बेहतर तरीके से चल जाए, इसी पर अब सस्पेंस बन चुका है। दोस्तों, एनडीए के 17 सांसदों की सांसदी क्या चली जाएगी? मतलब बीजेपी को तो चाहिए थे 360, मगर अटक गए 321 पर, और उसमें भी 17 सांसद दूर हो रहे हैं। आखिर कौन है वो सांसद और कैसे मोदी सरकार और आसमान से गिरकर खजूर पर अटकने वाली स्थिति में पहुंच गई कि आगे कुआं पीछे और खाई है? आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं, अंदर की खबरें भी दिखाते हैं और सरकार के ठसक हठधर्मी की पोल भी खोलते हैं। मगर उससे पहले इस समय संसद की कुछ अपडेट आपको दे दूं, जिसने 6 जुलाई को भी मोदी, शाह, स्पीकर बिरला और सभापति की सांसें अटकाई। दोस्तों, बारिश की इस मौसम में हल्की फुल्की बूंदें जहां राहुल इंडिया गठबंधन के लिए सुहाना मौसम की तरह लग रही हैं, संसद परिसर में राहुल गांधी की वो तस्वीर तो आपने देखी होगी, बिना छाता के इत्मीनान से खड़े, मगर ये बारिश की हल्की बूंदें सरकार के लिए सुनामी जैसे तूफान लग रही हैं। संसद में आने से मोदी, शाह घबरा रहे हैं, मगर इस बीच में कैसे कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी के मंत्री की क्लास लगाई इसी संसद में थोड़ी देर पहले। दोस्तों, एक दिन पहले जो किरण रिजिजू राहुल गांधी के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहे थे, मगर राहुल ने उनको बैरंग लौटाया था, वही रिजिजू संसद में डेढ़ शाना टाइप बनने की कोशिश करने लगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको उनकी राजनीतिक समझ और राजनीतिक हैसियत बताते हुए ऐसी झाड़ लगाई जिससे पूरा मोदी खेमा देखता रहा। दरअसल खड़गे अपने भाषण के पॉइंट नोट के पेज को देख करके पॉइंट्स रख रहे थे, तभी रिजिजू उछल पड़े अंधभक्तों की तरह संसद में भी। उनको लगा कि साहब उनकी ये चुनावी रैली है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता रैलियों में कुछ भी अनाप शनाप बकवास करने लगता है। रैली में तो बोले गए थे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, रैली में ही बोली गई थी। कांग्रेस की विधवा, रैली में ही बोले गए थे। ये मुजरा, रैली में ही बोले गए थे। मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? अपनी समझ को बेहतर कीजिए मिस्टर। क्या अब मुझे रिजिजू से नियम सीखना पड़ेगा? नियम मैं भी जानता हूं। आप लोग भी सभापति के कक्ष में जाकर नियमों का हवाला देते हैं। अगर मैं यहां अपना विषय पढ़कर नहीं बोलूंगा तो क्या मैं आपका लिखा हुआ विषय पढ़ूंगा?
ये मेरा अधिकार है, मैं क्या बोलूं, कब बोलूं, कैसे बोलूं। सरकार और उसके लोग विपक्ष का अपमान करते हैं, सभापति मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं। दोस्तों, मगर इससे ज्यादा फजीहत और घबराहट तो तब हुई जब टीएमसी के बागियों में से 3 ने तो पहले अलग रास्ता अपनाकर बीजेपी और एनडीए से दूरी बना ली थी और अब उन 17 के सांसदीय खतरे में पड़ गए, क्योंकि 2/3 28 सांसद थे ना टीएमसी के, है ना, 29 थे जीत करके आए थे, एक का देहांत हो गया था, 28 बचे थे। 28 के 2/3 के लिए 20 की जरूरत है, जरूरी है। 20 में से अगर 3 निकल गए तो बाकी बचे 17, तो फिर इनकी सांसदी का क्या होगा। इसीलिए लोकसभा के स्पीकर कुंडली मार करके उस पर फैसला ही नहीं दे रहे हैं। अब दोस्तों, 17 ये वो सांसद हैं जिनके दम पर सरकार बीते सत्र में उछल रही थी कि साहब आगे का प्लान उनका जो मन ही मन में चल रहा था कि हम तो 17 यहां से लाएंगे, 22 तो डीएमके से ले आएंगे, 8 तो वहां से ले आएंगे, 6 वहां से ले आएंगे। दोस्तों, इसका एक कारण और भी है कि मोदी शाह ने उन कथित गद्दार बागियों से भी छल कर दिया। आपने देखा और सुना कि मंत्री पद देने का मामला उठा था, कैबिनेट की रिशफल किस ठंडे बस्ते में डाल दिया मोदी शाह ने। अब देखिए ना, जो काकोली घोष मोदी शाह द्वारा पहली रो में बिठाई जा रही थी, अब उन्हें साइड में डाल दिया गया है। मतलब जैसे जैसे काम निकलता गया या जैसे जैसे काम निकलने वाली उम्मीदें टूटती गई, काम बिगड़ता गया, वैसे वैसे इन लोगों के साथ में बीजेपी का असली चेहरा सामने आता गया। दोस्तों, मैंने विस्तार से अपने पहले के 2 शो में आपको बताया कि कैसे बंगाल की राजनीति अब देश की राजनीति पर प्रभाव डालने जा रही है। आज भी सुबह के शो में आपने देखा होगा पूरी डिटेल के साथ में किस तौर पर क्या समीकरण है, क्या गुणागणित है। लेकिन दोस्तों, अगर ये 17 की सांसदी गई या फिर उससे पहले इन 17 सांसदों के होश ठिकाने आए, जैसा कि ये कहा जा रहा कि साहब दावे भी थे कि उनमें से बहुत सारे वापसी कर सकते हैं, मगर इसको भी साइड कर दीजिए। दूसरी उम्मीद शरद पवार से जिस तरीके के लगा करके बैठे हुए थे कि साहब शरद पवार के एनसीपी को, अजित पवार के एनसीपी को एक साथ ला करके एनडीए को मजबूत कर लेंगे, मगर अभी शरद पवार ने 3 दिन पहले ऐलान कर दिया हम एनसीपी सुमित्रा के साथ में नहीं जा रहे हैं या एनसीपी अजित के साथ नहीं जा रहे हैं। तो 8 सांसदों की उम्मीदें वहां बिखर गई। स्टालिन का जिक्र जो कि मैंने अपने पिछले शो में किया था, किस तौर पर गुणा गणित कैसे करके सरकार एकदम पूरा अपना मन ही मन में सारी प्लानिंग बना लेती, शेख चिल्ली के प्लान की तरह। अब स्टालिन के 22 सांसद, भले ही दोस्तों कल परसों बहुत सारे गटर मीडिया छाप लोगों ने चलाया कि दोस्तों उदयनिधि स्टालिन के ऊपर केस करके या उनको हिरासत में दिलवा करके थलपति विजय ने जो कदम उठाया उससे स्टालिन नाराज हो गए और उस चक्कर में स्टालिन संसद के भीतर सरकार को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो वोट करके सपोर्ट करें या फिर संसद से वॉकआउट करके टोटल जो 307 की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करके सपोर्ट करें। मगर दोस्तों, यही है समझने के बाद स्टालिन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है, यह संदेशा आ चुका है कि वो मोदी और शाह की इस भाजपा के इन चाल चरित चेहरे असंवैधानिक और लोकतांत्रिक कदमों के खिलाफ में खड़े हैं। यह और बात है कि कांग्रेस से उनके बीच की दूरियां कुछ बढ़ी हैं, क्योंकि कांग्रेस उनको बीच में छोड़ करके थलपति के साथ चली गई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मोदी और शाह के अलोकतांत्रिक असंवैधानिक कदमों के साथ खड़े होंगे, यानी कि एक एक करके वो सारी की सारी उम्मीदें चरमराई नहीं, बल्कि उनकी बुनियाद भी खोद डाला इंडिया गठबंधन ने, जिस बुनियाद के सहारे रेत का महल बना करके खुश हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग। अब ऐसी स्थिति में देखिए दोस्तों कि जिस तरीके से, जिस अंदाज में देश की राजनीति चल रही इस समय और जिस तरीके का राजनीतिक माहौल है, इसमें इंडिया गठबंधन की जो फ्रंट फुट पर आकर के खेलने की स्ट्रैटेजी है और उसको जमीन पर उतार करके जिस तरीके से राहुल आगे बढ़ रहे हैं, उसमें सरकार के लिए, भले ही सरकार उसका सोशल मीडिया, उसका वो आईटी सेल जो कुछ भी गढ़ता है, अनशंड कुछ भी बताता है, या उनका गटर मीडिया जो उनके लिए नैरेटिव भी बनाता है, उनका वही काम ही है, भले ही वो सब कुछ करते रहें,
मगर जमीनी हकीकत अंदर ही अंदर बदल चुकी है और बदल रही है हर गुजरते दिन के साथ में। दोस्तों, अमित शाह को लेकर के उनके सारे सहयोगी खुश नहीं थे, क्योंकि अमित शाह किसी भी मामले में बाय हुक बाय क्रुक अपने सहयोगियों के साथ भी वही रवैया अपनाते हैं, जिसमें भाजपा का फायदा तो हो और कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए जिसमें दूसरे लोग साथ में तो आ जाएं और देश को ये दिखाया जाए कि देखिए बीजेपी के साथ जाकर ये लोग अपनी मर्जी से जाकर के ये लोग खुश हैं। लेकिन दरअसल उनको मजबूर करके बीजेपी के साथ रहने के लिए एक तरीके से मजबूर करके वो सारे के सारे कदम उठाए गए। हालांकि जब दो शक्तियां साथ में आती हैं, भले ही एक की मजबूरी हो, एक का अहंकार हो, लेकिन फिर भी छोटे बड़े फायदे तो दोनों को होते ही हैं। लेकिन इन तमाम स्थितियों में दोस्तों, जिस किस्म की स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें अब मोदी को सोचना होगा, शाह को अब फिर से चीज़ों को रिवाइज करना होगा कि जो स्ट्रैटेजी रणनीति 12 वर्षों तक चली वो अब क्यों नहीं चल रही है। क्या ये जनता के जागरूक होने का और उनके मन से डर निकल जाने का ये नतीजा है? तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों 6 अगस्त खत्म हो रहा है और इस बीच में दोस्तों रविवार और शनिवार भी है, यानी कि 13 अगस्त तक संसद का सत्र है। 2 दिन और निकाल दीजिए, बचते कितने 5 से 6 दिन। संसद में अभी तक आए नहीं है मोदी और शाह। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए विपक्ष अड़ा हुआ था, लेकिन मोदी आ नहीं रहे थे। वैसी ही स्थिति है। तो क्या ये बीजेपी के लिए अब न्यू बिगनिंग ऑफ द एंड है? हालात तय करेंगे, मगर संकेत तो यही हैं। अपनी राय लिखें।